हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटी सी पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है उसे तफसील से डिस्कस करेंगे। हम लोग तफसीली बात करेंगे इस पोएम की पब्लिशिंग, स्ट्रक्चर, टोन, समरी, क्रिटिकल एनालिसिस। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये पोएम जो है पब्लिश कब हुई थी। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। 1923 में जो लॉन्ग पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की न्यू हैम्पशायर, जिसकी वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था, उसमें पब्लिश हुई थी। ये पोएम बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है। किस वजह से कि सबसे पहले तो इसने बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन गेन की है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन मैन एंड नेचर, और उसके अलावा ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है। हर इंसान को ऐसे लगता है जैसे ये उसकी स्टोरी बयान की गई हो, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो डिज़ायर्स। सबसे पहले पॉपुलैरिटी हमने देखी, इसकी पब्लिशिंग देखी। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो पोएम है इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव पोएम मानी जाती है, क्योंकि ये जो इसमें जो फॉर्म यूज़ किया गया है, जो इसका स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है, और फॉर्मल स्किल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट की हुई हैं। इतनी खूबसूरती से ये पोएम जो है एक चेन की तरह, इसमें रिदम भी है, राइम भी है, और ऐसा लगता है जैसे ये टाइटली निट की गई हो, यानी कि बुनी गई हो खूबसूरती से। इसमें जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है इसका रुबायात स्टैंजा। अब रुबायात स्टैंजा क्या होते हैं, हम लोग लिटरेचर में देखते हैं कि जो पोइट्री है उसमें जो क्वाट्रेन होते हैं, यानी कि 4 लाइन स्टैंजाज जिनमें आयम्बिक पेंटामीटर और टेट्रामीटर राइमिंग स्कीम ए के साथ यूज़ किया जाता है, उसे रुबायात स्टैंजा कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है जी ये पोएम जो है, अब इसमें है स्टैंजाज 4 हैं। ठीक हो गया। इसमें 4 स्टैंजाज हैं जिसमें आयामिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है स्ट्रेस्ड सिलेबल्स के साथ। ये पोएम इसकी जो पोएम्स हैं ये हर पोएम में ऐसे लगता है जैसे ये पोएम्स जो हैं राइम राइम कर रही है एक दूसरे के साथ। इनकी राइमिंग स्कीम जो है हर लाइन में और हर स्टैंजा में एक जैसी यूज़ की गई है, और जो मैं बात कर चुकी हूँ कि बता चुकी हूँ कि वो है ए। और ये जो यानी कि रुबायात स्टैंजा या जो क्वाट्रेन स्टैंजा फॉर्म होती है पोइट्री की, उसकी परफेक्ट एग्जांपल भी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है। उसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे बयान की गई हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे इस पोएम की टोन के बारे में। अच्छा, कुछ जो रीडर्स हैं और कुछ एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये जो पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा काम और एक कम्प्लीटली फ़ाइन वे में लिखी गई है। लेकिन कुछ रीडर्स जो हैं और कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, ये काम नहीं है, बल्कि ये पोएम जो है डार्क और डिप्रेसिंग मूड में लिखी गई है। अच्छा, ये क्यों होता है? अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी ख़ास वजह भी यही है कि हम लोग जानते हैं जैसा इंसान का मूड होता है उसको हर चीज़ वैसी नज़र आती है। अगर तो वो हैप्पी मूड में होगा तो ये जो पोएम है इसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, तो इसकी स्टोरी से आपको पता चल जाएगा कि ये जो सीन है, अगर हम हैप्पी मूड में होंगे तो ये जो नेचुरल ब्यूटी है ये हमारी सोल को सूदिंग इफ़ेक्ट देगी। हम लोगों को एक हमारी एज अ गाइड और एज अ नर्स हम लोगों के साथ इसका बिहेवियर होगा। लेकिन जो इसका डिप्रेसिंग मूड है वो इसके मतलब के सेटिंग जो है, इसकी जो सीनरी है वो डार्कनेस है और अंधेरा, और उसके अलावा जो जंगल का जो सीन है उसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग और डार्क मूड में लिखी गई है। तो इसकी जो समरी है उसमें हम लोग बात करें तो ये जो पोएम है उसमें जो स्पीकर है वो रात के वक्त अपने घोड़े पे सवार होकर जंगल की तरफ जा रहा है। ठीक है। जंगल की तरफ जब वो जाता है, दरमियान जंगल के दरमियान में जाकर, ठीक है, वो वहाँ पे जाके ठहर जाता है, और जो सेटिंग है वो इस तरह से बयान की गई है कि स्नोफॉल हो रही है, हर तरफ घुप अंधेरा है, आधी रात का वक्त हो जब, तो यही होगा। और यानी कि सीनिक ब्यूटी जो है वो इस तरह से है कि सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे हवा, स्नोफॉल के गिरने की, स्नोफॉलिंग की, और जो उसके घोड़े की बाग है, जो उसकी जो घोड़े की बाग है उसकी बस आवाज़ आती है कि जब वो अपने सर को हिलाता है तो उसके गले में जो पट्टा है उसकी आवाज़ आती है। ठीक हो गया। तो ये जो खामोशी है ये एक सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, और हम लोग देख चुके हैं कि जो पोइट्स होते हैं वो तो एक तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दूसरा वो नेचर को एज अ गाइड लेते हैं, एज अ नर्स लेते हैं, और यानी कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है नेचर की कंपनी में।
तो ये तो हो गया पहले उसका, यानी कि जो स्टोरी बयान की गई जब वो आता है, उसका घोड़ा भी हैरान हो रहा होता है कि उसके मालिक को क्या हो गया है कि वो आधी रात के वक्त यहाँ पे आके क्यों रुक गया है। लेकिन ये जो शोर शराबे से हटकर, तमाम जिम्मेदारियों से हटकर, तमाम उलझनों से दूर आकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और वो सोचता है कि उसे यहीं पे रुकना चाहिए। अब वो वापस अपने ज़िंदगी के झमेलों में नहीं जाएगा। लेकिन बाद में फिर उसका ज़मीर उसे कहता है कि तुम अपनी ख्वाहिशात के पूरा के लिए नहीं यहाँ रुक सकते, बल्कि तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना होगा। और वो अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल करने के लिए उसे प्रेफर करता है और वापस आ जाता है। ये हो गई इस फिल्म की समरी। अब जो है इसका क्रिटिकल एनालिसिस, सबसे पहले तो हम वही बात करेंगे कि जैसे हो गई थी इसकी टोन को लेकर एनालाइज करेंगे। इसका जो टोन है वो हम लोग बात कर चुके हैं कि कुछ रीडर्स को लगता है कि ये काम जो है काम और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है इसकी टोन जो है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये डार्क और डिप्रेसिंग मोड में लिखी गई है। और इस चीज़ को हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं कि अगर हम लोग देखें नेचर को एज अ गाइड, एज अ नर्स, और यानी कि जो हमें सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, उसकी खामोशी और जो उसकी सेटिंग है, तमाम अपनी उलझनों से दूर, जितनी भी हेक्टिक रूटीन होती है उससे हटकर जब वो राइटर वहाँ जाता है तो स्पीकर जो है, स्पीकर ऑफ द पोएम, उसे बहुत सुकून मिलता है। इस लिहाज से ये एक हो गई काम और फाइन क्लियर पोएम। लेकिन जो उसकी सेटिंग है उसकी वजह से ये लगती है बहुत ही ज़्यादा डार्क और डिप्रेसिंग। लेकिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद ही क्लेम किया था कि उसने ये पोएम जो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग वन सीटिंग में कंप्लीट की है। जैसा कि हम लोग ने एक और पोएम भी पढ़ी थी द फॉक्स, वो भी वन सीटिंग में कंप्लीट की गई थी। तो ये जो रात का वक्त है, ये जो ये जो टाइम बयान किया गया है, टाइम है, और दूसरा सीनिक जो ब्यूटी है एग्जैजरेट की गई है, वो एक ही दम बैठ कर, यानी कि एक बार जब ख्यालात आ रहे होते हैं या इंसान को जो चीज़ एक ही टाइम में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी वैसे ही किया है। जिस चीज़ ने उसे उस टाइम इम्प्रेस किया था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, उसने उसके बारे में पोएम लिख दी है और बहुत ही खूबसूरती से लिखी है, जो कि हमारे सामने है आज, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये होगी। उसके बाद है कि अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो जो राइटर गया है, जो स्पीकर ऑफ द पोएम है, वो अपनी ज़िंदगी को, शहर की ज़िंदगी को और बहुत ही बिज़ी रूटीन को छोड़कर जंगल की तरफ पहुंच गया है और जंगल में वहां पे जाके खामोशी से बैठ गया है। तो इसका ये मतलब है कि वो अपनी तमाम जो जिम्मेदारियां हैं, उसकी तमाम परेशानियां हैं, उनसे थोड़ी देर के लिए दूर रहना चाहता है। उसे ज़हनी सुकून की ज़रूरत है। तो वहाँ पे जाकर वो ज़्यादा देर फिर भी वहाँ नहीं ठहर सकता, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। वो अकेले में भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, भले ही उसकी डिज़ायर हो या फिर उसकी विश हो वहाँ पे ठहरने की। लेकिन उसने अपने जो काम मुकम्मल करने थे उनको प्रेफर किया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसने वैल्यू किया है और वापस आ गया है। और जो लास्ट लाइन्स हैं इसकी पोएम की, जो लास्ट 2 लाइन्स हैं वो बहुत ही मतलब परफेक्ट, एक तो ब्यूटीफुली वो लिखी गई हैं, उनकी जो राइमिंग स्कीम है और जो, लेकिन वो एक परफेक्ट एग्जांपल है रिपीटिशन इन द पोइट्री की। आई एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये आई थिंक लाइन है। और ये जो लाइन्स हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे एग्जेजरेट की गई हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिशन इन पोइट्री। उसके अलावा जो लास्ट स्टेंजा है वो एक अट्रैक्शन है वुड्स के दरमियान और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मैन की, ये उसके दरमियान क्या है, एक अट्रैक्शन है। ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी इस कश्मकश की कैफियत से किस तरह से निकलेगा। या तो अपनी डिज़ायर को प्रेफर करेगा या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। और जो स्पीकर ने हमारे सामने जो एक्ट किया है वो ये है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रेफर करता है और वापस आ जाता है। अब जो यहाँ पे मोस्टली लोगों को लगता है कि इर्रेशनल बात की गई है, यानी कि थोड़ा सा अकल के ख़िलाफ़ जो क्रेज़ी, मतलब कि क्रेज़ीनेस है पोइट की, वो क्या है कि रात के वक्त वुड्स ने उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। अब ये तो हर किसी की पसंद की बात होती है। और दूसरा जो नेचर लवर हो, जिसको नेचर की कंपनी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हो, तो वो तो ना टाइम देखेगा ना कुछ, उसे जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसी टाइम कर गुजरेगा। अब लवली और डार्क और डीप जो यहाँ पे मूड और ये जो लाइंस बयान की गई हैं, ये जाहिर करती हैं कि जो पोइट है, हम लोग कहते हैं ना कि जो पोइट्स होते हैं वो हमारी सोसाइटी के बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पीपल होते हैं और ग्रेट ऑब्जर्वर होते हैं, लेकिन थोड़े से क्रेज़ी भी तो होते हैं ना। आम इंसान तो ये चीज़ें नहीं लिख सकता, ठीक हो गया। उसने मतलब कि अगर देखा जाए तो जितने ठंडा मौसम था, स्नोफॉल हो रही
रही है, सर्दियों की रात है, अंधेरा है, तो बाकी जैसे नॉर्मल पीपल हैं कि वो लोग ब्लैंकेट में घुसे हुए हैं और सो रहे हैं आराम से, तो राइटर को भी चाहिए था कि वो भी आराम से सो जाता, लेकिन नहीं, जो अट्रैक्शन ऑफ नेचर है और जो लव फॉर नेचर है उसने उससे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया है कि वो चला गया है रात के वक्त जंगल में। अब जी हम तफसीली बात करेंगे इस पोएम की थीम्स के बारे में। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट थीम्स इस पोएम में यूज़ किए गए हैं वो है ह्यूमन वर्सेस नेचर, डिज़ायर वर्सेस ऑब्लिगेशन और सीक्रेट्स। हम इन्हें तफसील से देखेंगे। तो ह्यूमन वर्सेस नेचर वो किस तरह से है कि इंसान जो है हमेशा से ही फितरत का शिदाई रहा है। उसने हमेशा से ही कंपनी ऑफ नेचर में बैठना पसंद किया है। हम लोग सब ने ही कम से कम एक बार या दो बार एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया होगा कि जब भी हम लोग उदास होते हैं या फिर ऐसे लगता है हमारी ज़िंदगी में अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो कंपनी ऑफ नेचर जो है, या फिर वो छोटा सा फूल हो सकता है, वो किसी बाग में बैठकर कुछ देर चहलकदमी करना या बैठना, या फिर परिंदों को उड़ते देखना, या फिर कुछ और भी, यानी कि कंपनी ऑफ नेचर जो है वो इंसान को बहुत ही ज़्यादा काम और एक मेंटल पीस दे देती है। जो दूसरा सबसे अहम थीम यहाँ पे बयान किया गया है वो है डिज़ायर वर्सेस ऑब्लिगेशन। अब ये जो हर इंसान की कैफियत रहती है वो इस कश्मकश में रहता है कि वो अपने वो ख्वाहिशात को पूरा करे या अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग अपनी डिज़ायर्स को प्रेफर कर देते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसी ही बात की गई है जो कि एक पोएम को रियलिस्टिक व्यू देती है, और ऐसा लगता है कि ये वाकई ये रियल लाइफ स्टोरी है और हर शख्स की ये स्टोरी है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी सीक्रेट्स। ये पोएम अपने आप में बहुत सारे ही सीक्रेट्स रखती है, जैसे कि एक स्टार्ट में नाम से ही जाहिर है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, एक मिस्टीरियस सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी मिस्ट्री के बारे में बात की गई होगी। ये पोएम ये बहुत सारे सीक्रेट्स रखती है, जैसा कि रात के वक्त ये स्पीकर का जंगल में जाना, क्या पता वो किसी चीज़ की तलाश में हो या कुछ भी। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो कि बिना खुले ही रह गए हैं। ठीक है। उसके बाद है सबसे अहम इस पोएम का टॉपिक, वो है कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ की गई हैं। तो वो है मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस और यूफोनी। अब मेटाफर जो है, बज़ाहिर ऐसे लगता है इस पोएम में कोई मेटाफर यूज़ नहीं किया गया, लेकिन कुछ लाइंस हैं जिससे जाहिर होता है कि इस पोएम में मेटाफर यूज़ हुआ है, और वो है स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउन फ्लेक। उसके अलावा है जी हेयर माइल्स रिप्रेजेंट लाइफ जर्नी, और वाइल स्लीप रिप्रेजेंट्स डेथ, यानी कि वो कहता है ना, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जो लाइंस हैं इनसे जाहिर होता है कि वो जो मेटाफर यूज़ कर रहा है पोएट। उसके अलावा जो पर्सोनिफिकेशन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हर पोएट की तरह पर्सोनिफिकेशन को एक मिर्च मसाला लगा के, थोड़ा सा तड़का लगा के अपनी पोइट्री में यूज़ किया है, जिसकी एग्जांपल है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, यानी कि जो स्पीकर का जो उसके साथ घोड़ा है साथ में, तो वो अपने हार्नेस को, अपने बाग को ऐसे झटका देता है, और वो सोचता है, वो परेशान हो रहा है कि, यानी कि वो हिंट देता है हमें, जिससे हम लोगों को लगता है कि उसका जो घोड़ा है स्पीकर का, वो भी परेशान हो रहा है कि उसके मालिक को क्या हो गया, वो रात के वक्त यहाँ क्यों ठहर गया है। अब जो जानवर होते हैं वो मतलब कि इतना डीप नहीं सोच सकते। यहाँ पे वो एक तो मेटाफर था, उसके अलावा यहाँ पे जो पर्सोनिफाई किया गया है उसने, कि ऐसे लगता है जैसे उसने गलती कर दी हो। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है, ऐसा लगता है जैसे इंसानों की तरह वो सोच रहा है, जो जानवर है। इमेजरी यूज़ की गई है, इमेजरी की तो परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पे। उसके अलावा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होती है रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होती हैं, जैसे कि डब्ल्यू की साउंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है, डब्ल्यू एच साउंड रिपीट हुई है, और एस साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है। उसके अलावा है एजोनेंस। कहते हैं कि रिपीटिशन ऑफ वावल साउंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुई हैं इस पोएम में। और उसके अलावा कॉन्सोनेंस जो है, कॉन्सोनेंस की रिपीटिशन जो है उसे कहते हैं कॉन्सोनेंस। और यूफोनी, यानी कि खुशकुन आवाज़, जो आवाज़ हमारे कानों को भली लगती है। अब यह जो पोएम पढ़ते हुए जो इसकी टोन है, इसका मोड है, ये मतलब कि हमारे कानों को अच्छी लगती है। दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी हमें एक सूदिंग इफ़ेक्ट दे रहा होता है। इसकी यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, तो इससे ऐसा